विजय अपनी पत्नी रीता और बेटी श्रेया के साथ रहता था। जिस गांव में वह रहता था, उस गांव के लोग बहुत सम्मानित करते थे विजय को। गांव वाले उसकी बात माना करते थे। ऐसा समझिए कि उसके सामने किसी के भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन की बात है, रीता अपनी बेटी श्रेया से कहती है, बेटी श्रेया, तू शादी क्यों नहीं करना चाहती है? तेरे पिताजी तेरे लिए कितना परेशान रहते हैं और एक तू है कि शादी करने के लिए मान ही नहीं रही है। आखिर वजह क्या है बेटा? ओ मेरी माता, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं शादी तो कर लूंगी, मगर एक शर्त रहेगी मेरी उस शादी के लिए। मैं जिस भी लड़के से शादी करूंगी उसे मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। मैं अगर जो कहूँ उसे वो ही करना पड़ेगा, तो मैं सोचूंगी शादी करने के लिए, वरना ऐसा वैसा लड़का हुआ तो मैं नहीं करूंगी। मेरे मन मुताबिक कोई लड़का हो तो बताना। ओफो बेटा, अब मैं कहाँ से तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढ के लाऊं? मेरी बिटिया, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, पत्नी को पति की हर बात माननी चाहिए। और तू है कि उल्टी परंपरा चलाने को सोच रही है। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि पत्नी पति पर हुक्म जताती है और पति चुपचाप होकर उसकी सारी बात मान लेता है। ऐसा कभी होता है क्या बेटा? देख, तेरे पिताजी को ही देख। ओ मेरी माता, एक बात तो आप समझ लो, मेरे मन मुताबिक शादी नहीं हुई तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी और मुझे तंग मत करो। जाने कैसे और पता नहीं, ये बात पूरे गांव में फैल गई। बात चली थी तो गांव के बड़े जमींदार के आलसी बेटे के कानों तक भी पहुंच गई। यह बात सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सोचा, अरे ये कैसी अजीब शर्त है। मैं इस लड़की का घमंड चकनाचूर कर दूंगा। मैं आज कसम खाता हूँ इसी लड़की से शादी करूंगा और कभी भी इसकी बात नहीं मानूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अगले ही दिन ध्रुव अपनी माता के पास गया और कहने लगा, माँ, मैं विजय की बेटी श्रेया से शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, क्या हो गया है तुझे? क्यों मजाक करता है मुझसे? और कोई नहीं मिला तुझे मजाक के लिए? कल तक तो तू शादी के नाम से मुंह बनाया करता था और आज एकदम से शादी का ख्याल तेरे दिमाग में कहाँ से आ गया, और वो भी विजय की बेटी श्रेया से? चल मान लेते हैं, अगर हम तेरी शादी कर भी दें तो तू अभी कुछ करता धरता तो है नहीं, ना कोई काम काज है। कैसे तू अपने बीवी और बच्चों को पालेगा? हम तेरा कब तक साथ देंगे और कब तक खर्चा उठाएंगे? कभी ना कभी तो तुझे कोई काम तो करना ही होगा। माँ, मैं अभी कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे बस शादी करनी है, और वो भी विजय की बेटी श्रेया से। तुम पिताजी से बात करो और विजय के घर जाओ उनकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। मैं और कुछ नहीं चाहता। सीता अपने पति धनीराम से कहती है, अरे सुनते हो, बेटा बड़ा हो गया है और जवान हो गया है, तुम उसकी शादी कर दो, मुझे भी थोड़ी राहत मिलेगी। इतना बड़ा घर है, मुझसे इतना सारा काम अकेले नहीं हो पाता है। कुछ सोचो, उसकी शादी के लिए कब तक घर पे बैठा रहेगा? जिम्मेदारी आएंगी तो कुछ काम धंधा भी करेगा। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? ध्रुव तो कुछ करता धरता है नहीं, सारा दिन घर पे यूं ही पड़ा रहता है और आवारागर्दी किया करता है। उससे कितनी बार कहा है कि खेतों में जाओ, काम करो और मजदूरों के साथ मिलकर थोड़ी बहुत मेहनत कर लिया करो, लेकिन वह है कि मेरी बात तो सुनने से रहा। हमारे पास इतनी सारी जमीन है, अगर वह खेती का काम नहीं सीखेगा तो फिर जमीन पर खेती कैसे करेगा? अगर वह चाहता है कि उससे मेहनत नहीं होगी तो मेहनत मत करे, लेकिन खेतों में जाकर मजदूरों को ही देख लिया करे।
मजदूर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। ये समय ही पास करते रहते हैं। अब मैं अकेला कौन कौन से काम देखूं? तुम सही कह रहे हो, मगर जब तक उसके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं आएंगी वो नासमझ ही बना रहेगा। अभी उसको हमारी फिक्र तो है नहीं, लेकिन शादी के बाद जब बहू आ जाएगी तो अपने बहू बच्चों की फिक्र तो होगी। तब तो वो जरूर से जरूर काम करेगा और उसका आलसीपना भी दूर हो जाएगा। क्या तो तुम ठीक रही हो। वैसे क्या तुम्हारी नजर में कोई सुशील और अच्छी दिखने वाली लड़की है जो हमारे ध्रुव को पसंद आए और हमारे ध्रुव को सुधार दे? अरे आप नहीं जानते, अपने गांव में जो विजय जी रहते हैं वह एक सम्मानित और स्वभावशील अच्छे इंसान हैं। उनकी बेटी श्रेया बहुत ही खूबसूरत और सुंदर सुशील है। अगले ही दिन जमींदार धनीराम और उसकी पत्नी सीता विजय के घर पहुंच जाते हैं। अरे जमींदार साहब, आप हमारे घर पे? सब खैरियत तो है, कुशल मंगल है। आज आप हमारे घर पधारे, जरूर कोई बात है, बताइए। अरे विजय जी, सब कुछ ठीक है। दरअसल हम यहाँ पर आपकी बेटी श्रेया का हाथ मांगने आए हैं अपने बेटे ध्रुव के लिए। हमें पता चला कि श्रेया बहुत ही शिक्षित और समझदार और सौभाग्यशील बेटी है। वह बहुत अच्छी है। आपने बिल्कुल सही जगह। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा किया जमींदार साहब, इससे हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। आप तो बहुत अच्छी जगह। कुछ दिनों बाद ध्रुव की शादी श्रेया से हो जाती है और शादी के 2-3 हफ्ते बाद ध्रुव श्रेया से कहता है, क्यों श्रेया, तूने अपनी माँ से कहा था ना कि तू उस लड़के से शादी करेगी जो तेरी हर बात मानेगा, लेकिन मैं कभी भी तेरी बात नहीं मानूंगा। अब देखता हूँ तू कैसे मुझसे अपनी बात मनवाती है। ध्रुव श्रेया को बुरा भला कहने लगा, यहाँ तक उसने मारपीट भी की। अरे मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि आप मुझे पूरा सम्मान दें। हमारे रिश्ते की मजबूती और खुशहाली के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप मेरे प्रति आदर और सम्मान का रवैया अपनाएं। न केवल हमारे रिश्ते को बेहतर बनाएगा बल्कि हमें एक मजबूत और खुशहाल जोड़ी भी बनाएगा। फिर भी अगर आप मेरे साथ मारपीट करना ही चाहते हैं तो मैं आपको यह अधिकार तब तक दूंगी जब तक खुद मेहनत करके पैसा कमा कर लाओगे। अभी तो आप अपने पिताजी के धन पर ऐश कर रहे हो। अरे अरे, तुझे क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमा सकता? खाली मैं अपने पिताजी के ही पैसे पे ऐश करता हूँ। ठीक है, आज से मैं वादा करता हूँ, मैं जब तक खूब सारा धन नहीं कमा लूंगा आज के बाद घर नहीं आऊंगा। ध्रुव गुस्से में अपनी पत्नी से ये सारी बातें कह तो देता है, लेकिन वह मन में सोचने लगता है, अरे मैंने तो अपनी जीवन में कोई काम किया ही नहीं। इस तरह मुझे कैसे काम मिल सकता है जिसे मैं कर सकता हूँ? एक काम करता हूँ, रमेश से मालूम करता हूँ। उसने बहुत सी जगह काम किया है, वह मुझे कोई ना कोई काम के बारे में जरूर बता देगा। ध्रुव रमेश के घर पहुंच जाता है और रमेश से कहता है, अरे रमेश, तुमने तो बहुत जगह काम किया है। क्या तुम्हारे पास कोई जानकारी है किसी काम की? अगर हो तो मुझे भी बताओ, मुझे काम करना है। अरे ध्रुव, कैसी बात कर रहा है? तेरे पिताजी तो इतने बड़े जमींदार हैं, तुझे क्या काम आ गया काम करने की? तुझे कौन सी जरूरत है काम करने की? अरे काम तो हम जैसे गरीबों को करना पड़ता है, जिनके पास ना खेती है ना कोई काम। तुझे क्या काम है? अरे रमेश भाई, मैंने किसी से दरअसल शर्त लगाई है। मुझे उसे दिखाना है कि मैं भी पैसे कमा सकता हूँ, अपने बाप के पैसों पे नहीं ऐश करता।
अरे ध्रुव भाई, हम तो मेहनत मजदूरी करते हैं जो तुम कर नहीं पाओगे। मेहनत मजदूरी तुम्हें कभी करी नहीं है, इसलिए तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम कोई और काम देख लो जिसमें मेहनत कम हो और पैसे ज्यादा मिल जाएं। इतना कह के रमेश वहाँ से चला जाता है। ध्रुव को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वह कर भी क्या सकता था। फिर ध्रुव भी वहाँ से अपने घर लौटने लगता है। अब ध्रुव किसी को बिना कुछ बताए कमाने की तलाश में निकल पड़ता है। वह अपने गांव से करीब करीब 200 किलोमीटर दूर एक अमीर जमींदार के पास जाता है। उस अमीर जमींदार का बहुत बड़ा गेहूं का गोदाम होता है। अरे जमींदार जी, मैं पास वाले गांव पुरा से आया हूँ आपके पास काम की तलाश में। अगर आप मुझे कोई काम दे दे तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। अच्छा, पूरा में मेरा एक मित्र रहता है, धनी राम जमींदार। क्या तुम उसको जानते हो? जब ध्रुव धनी राम सेठ यानी कि अपने पिताजी का नाम सुनता है तो वह घबरा जाता है और सोचने लगता है, कहीं पिताजी को मालूम ना हो जाए कि मैं दूसरे के यहाँ मजदूरी करने आया हूँ। अब मैं क्या करूँ? अगर मैं घर वापस गया तो श्रेया से किया हुआ वादा कैसे पूरा होगा? अरे जो होगा देखा जाएगा। अगर पिताजी को मालूम भी हो गया तो मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। अरे किस सोच में डूब गए भैया धनी राम का नाम सुन के? हाँ, नहीं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ सेठ जमींदार धनी राम जी को। वो बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। अरे अब तो तुम्हें काम देना ही पड़ेगा, जो कि तुम मेरे मित्र के गांव से आए हो। देखो भाई, अगर तुम मेहनत और लगन से काम करोगे तो पैसा भी उसी हिसाब से अच्छा मिलेगा। वहाँ के सेठ जी ध्रुव को काम पर रख लेते हैं और जब ध्रुव के पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो वो अपने घर जाने की सोचने लगता है। फिर वह सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मैंने क्या सोचा कि मैं एक दिन गांव जाकर कुछ समय के लिए अपनी बीवी और बच्चों से मिलाऊं। क्या कहते हैं आप? हाँ, सही सोचा है तुमने ध्रुव। ठीक है, बीवी बच्चों से मिलना भी एक अच्छा काम है। जाओ, कुछ दिन के लिए तुम अपने गांव निकल जाओ और सारा काम करके अपनी बीवी बच्चों से मिलकर जल्दी से काम पर चले आना। काम बहुत है यहाँ पर। ध्रुव अपने काम और मजदूरी से किए हुए सारे पैसे इकट्ठा करके अपने गांव निकल जाता है। रास्ते में उसे 2 चोर एक पेड़ के नीचे खाना खाते हुए मिलते हैं। वो ध्रुव को रोक कर कहते हैं, अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आओ हमारे साथ खाना खा लो। ध्रुव को बहुत भूख भी लगी हुई थी, इसीलिए वह बिना जाने चोरों के साथ खाना खाने बैठ जाता है। उसी वक्त एक चोर ध्रुव से बोलता है, अरे भाई, लगता है आप शहर से धन कमा कर आए हो। हम दोनों भी शहर जा रहे हैं धन कमाने की तलाश में। सुनो, तुम्हें पता है रास्ते में लुटेरे और ठग रहते हैं। तुम अपना धन सावधान होकर ले जाना। लेकिन मैंने सुना था इस रास्ते पे कोई लुटेरे नहीं रहते। ये रास्ता तो बिल्कुल सुरक्षित है। अरे भाई, अब तो हर जगह लुटेरे चोर उचक्के मिल ही जाते हैं। अगर तुम अपने पैसे और कपड़े छुपा कर नहीं ले गए तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। सुनो, हम भले और ईमानदार आदमी हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हम दोनों तुम्हारे धन की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो देख लो भाई, आगे तुम्हारी मर्जी। ध्रुव अपने मन में सोचने लगता है, देखने में तो ये दोनों ईमानदार ही लगते हैं। अगर इन्हें मेरा धन लेना ही होता तो ये मुझसे जबरदस्ती छीन भी सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वैसे भी मैं तुम्हें ना जानता हूँ पहचानता हूँ, मैं तुम्हें अपना धन कैसे दे दूँ? अरे भाई, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? तुम्हारा धन है,
दो या ना दो, हम तो बस तुम्हें आने वाली घटना से आगाह कर रहे थे। देखो भाई, मैं तुम्हें अपना धन तो नहीं दे सकता, मगर मैं एक काम कर सकता हूँ। तुम मेरे साथ गांव तक चलो तो मैं थोड़े पैसे तुम्हें दे दूंगा। इस तरह मेरे धन की सुरक्षा भी हो जाएगी और तुम दोनों की कमाई भी हो जाएगी। ठीक है, हम कुछ देर बाद चलेंगे, तब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर वो तीनों लोग पेड़ के नीचे लेट जाते हैं। लेटते ही ध्रुव को बहुत तेज नींद आ जाती है और ध्रुव गहरी नींद में सो जाता है। दोनों चोर उसे नींद में सोता हुआ देख उसके सारे पैसे लेकर फुर हो जाते हैं। जब ध्रुव की थोड़ी देर बाद नींद खुलती है तो वो देखता है कि आसपास कोई भी नहीं है। हड़बड़ी में वह परेशान हो जाता है और वह अपने पैसे ढूंढने लगता है। उसे पैसे भी कहीं नहीं मिलते। वो अपने पैसे इधर उधर ढूंढने लगता है। देखते देखते शाम होने लगती है। उसे दूर एक उजाला दिख रहा होता है, जिस उजाले में उसे एक झोपड़ी दिखती है। वो एक बुढ़िया की झोपड़ी थी। वह उस बुढ़िया से पूछता है, सुनिए दादी जी, मैं शहर से बहुत सारा धन कमा कर लाया था। रास्ते में मुझे 2 आदमियों ने ठग लिया। वो चोर थे, मुझे जरा सा भी भनक नहीं पड़ी। मैं उनके साथ सो गया। मुझे सोता पाते देख वो सारा धन मेरा लेकर फुर हो गए। मैं बहुत थका हुआ हूँ। क्या आप मुझे अपने घर में ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह दे सकती हैं? वो बुढ़िया बहुत ही अच्छे दिल की और अच्छे स्वभाव की थी। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसने ध्रुव को अपने घर में रुकने के लिए कह दिया। वो बुढ़िया एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती थी, जिससे ही उसका गुजर बसर हुआ करता था। ध्रुव ने बुढ़िया की दुकान पर काम करना भी शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बुढ़िया चाय की दुकान पर काफी बड़ी हो गई, जिससे ध्रुव की मेहनत और लगन को देख करके ध्रुव को बहुत सारे पैसे दिए। बुढ़िया से पैसे लेकर ध्रुव सोचने लगा, अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं और घर से निकले हुए भी काफी दिन हो गए हैं। अब मुझे घर चलना चाहिए। इस बार बहुत ही सावधानी से घर जाऊंगा और उसके बाद श्रेया पर अड़का दिखाऊंगा। ध्रुव ने उस बुढ़िया से घर जाने की इजाजत मांगी और फिर वो अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचकर ध्रुव ने जितना सारा धन कमाया था वह श्रेया को दे दिया और बोला, याद है कि भूल गई? तुमने जो कहा था ना, मैं अपनी मेहनत से धन कमा कर लाऊंगा, तभी तुम्हारे साथ मारपीट कर सकता हूँ। अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, मैं तुम्हारे साथ मारपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ना है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ मारपीट करनी होगी। अपनी पत्नी को पीटना बहुत बड़ा पाप है। मैं तुम्हारी जीवन साथी हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की कसम खाई है। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल समय में साथ देती हूँ। अगर तुम फिर भी मुझे पीटना ही चाहते हो तो घर के अंदर मारपीट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि किसी को क्या ही पता चलेगा कि ध्रुव ने अपनी पत्नी को पीटा है। गांव वालों को भी पता तो चलना चाहिए कि तुम इतना सारा धन कमा कर लाए हो, इसलिए अपनी पत्नी को पीटना चाहते हो। देखो, तुम आज आराम कर लो। बहुत दिन से चलकर आए हो ना, कल सुबह सारे गांव वालों को बुलाकर मुझे उनके सामने पीटना। ध्रुव अपनी पत्नी श्रेया की बात मान लेता है और अगली सुबह वो सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। और जैसे ही ध्रुव अपनी पत्नी श्रेया को पीटने के लिए आगे बढ़ता है, उतने में ही ध्रुव के पिता धनी राम जमींदार वहां आ जाते हैं और कहते हैं, अरे बदतमीज नालायक, ये क्या करने जा रहा था? एक स्त्री, वो भी अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहा था। क्या तूने इसे पीटने के लिए ही शादी की थी? क्या तू जानता भी है, जिस दिन से तू यहाँ से गया है, उस दिन से एक भी दिन ये चैन से नहीं सोई। हर वक्त तेरी याद में रोती रहती। और एक तू है
जो इसे मासूम को पीटने के लिए तैयारी बना रहा था। भीड़ के सामने ध्रुव शर्मिंदा हो जाता है। उसके दिल से श्रेया के लिए नफरत मिट गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो श्रेया से माफी मांगने लगता है। यहाँ तक वो अपने पत्नी के पैरों में गिर जाता है। उसके बाद उसे श्रेया उठाती है और बोलती है, अरे पतिदेव, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। ये आप क्या करने जा रहे थे? उस दिन के बाद से ध्रुव ने श्रेया से कभी कुछ भी नहीं कहा। उसकी हर बात मानने लगा और वो दोनों खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल कार्टून स्टोरी बैंक को सब्सक्राइब करें और जो भी टिप्पणी हो वो कमेंट में जरूर करें। धन्यवाद।